हेलो बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी गोल्डन प्लेटिनम का जो टेस्ट नंबर 14 हुआ है, आज हम उसका बायोलॉजी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग कब शुरू किया गया था। व्हेन वर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इनिशिएटेड इन इंडिया। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है 1951। डायरेक्ट जनरल नॉलेज जैसा पॉइंट है, नैनो नॉलेज जैसा पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे। अगर फिर भी आपको अगर एनसीईआरटी में ढूंढना है तो आप पहले पेज पे आइए, आपको यहाँ पे आंसर भी इसका मिल जाएगा कि 1951 में फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो आरसीएच का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आपको इसको भी एनसीईआरटी में ढूंढना है। और आरसीएच का आपको फुल फॉर्म दिखा देते हैं। पेज नंबर 2 में आएंगे चैप्टर के बाद, है ना, पेज नंबर 42। आपको यहाँ पे आरसीएच का फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहे हैं कि वेयर वॉज सहेली डेवलप्ड। सहेली कहाँ डेवलप किया गया था? सहेली डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर ऑप्शन में नहीं है तो कहीं CDRI लिखा होगा। प्यारे बच्चों, CDRI से भी आप ऑप्शन में ढूंढ लेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा ही दिया हुआ है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको एनसीईआरटी में इसका आंसर ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पे CDRI का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि सहेली जो है वो डेवलप किया गया था कहाँ पे, देखो लिखा है, डू यू नो दैट सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना। ये कहाँ पे डेवलप किया गया था? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर लेंगे CDRI लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंसस। अभी जो मई 2000 में सेंसस हुआ था। सेंसस का मतलब जिनको नहीं पता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, जो पॉपुलेशन को काउंट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। सेंसस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जनगणना। अभी हम कहें तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है क्वेश्चन नंबर 94 के अकॉर्डिंग, तो हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है अबाउट 6 मिलियन। देखो ये सीधा सीधा आपको याद भी रखना है। यहाँ बहुत लोगों को बिलियन और मिलियन में कंफ्यूजन होता है। तो आप देखो, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, केवल 60 लाख नहीं थी उस समय पे। देखो ये जो जनसंख्या है वो कितनी थी? 6 बिलियन थी। फिर भी आइए एनसीईआरटी में इसको ढूंढ लेते हैं। एनसीईआरटी में आपको दिखा देते हैं कि भाई हमारे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी अबाउट 2000 में वो कितनी थी? अबाउट 6 बिलियन थी। यहाँ पे दिया हुआ है 1900 में ये पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, यहाँ से 6 बिलियन हो गई थी, लगभग 3 गुना बढ़ा था, है ना। तो यहाँ से आप लोग याद रख लेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ट्रू क्या है, क्या होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कैसे इसको यूज करना है, तो इसके बारे में बताएं। तो ये देखो, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में ही ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए इनको ऑप्शन मान के वो क्या करते हैं, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में OMR में जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बनता है यहाँ से ABCD जो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बनता है। तो ध्यान रखेंगे, पहले स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर यहाँ स्टेटमेंट से छांटना है। अब देखो ट्रू वाला छांटना है ना, यहाँ से क्या छांटना है? ट्रू वाला छांटना है। ये तो आपको पता चल ही गया है। व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ट्रू क्या है? क्या ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए? बिल्कुल सर, ये यूजर फ्रेंडली जरूर होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। हाँ, इजीली अवेलेबल रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, है ना। तो पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किस में है? ऑल में तो मान लो सभी है, इसमें भी, इसमें भी। तो पहला दूसरा वैसे भी नहीं देखना था। ऑप्शन में तीसरा क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा A या B में से कोई होना चाहिए। इट शुड बी इन इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लीस्ट साइड इफेक्ट। इन इफेक्टिव का क्या मतलब समझते हो आप? इन इफेक्टिव का मतलब होता है कि इफेक्टिव कम हो। तो ऐसा नहीं है, इफेक्टिव कम नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो तीसरा तो यार गलत है, तीसरा तो सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जिसमें है, जैसे इसमें तीसरा ऑप्शन है गलत हो गया, इसमें तीसरा ऑप्शन है ये भी गड़बड़ हो गया, है ना। ये इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर C या D में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चौथा तो दोनों में है, चौथा भी नहीं देखते, पांचवा देख लेते हैं। इट शुड इंटरफियर विद सेक्सुअल एक्ट।
क्या ये इंटरफियर करना चाहिए? नहीं, कहीं से भी इसको इंटरफियर नहीं करना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। और चौथा तो वैसे भी सही था, फिर भी देख लेते हैं। इट शुड बी इफेक्टिव, हाँ बिल्कुल ये इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट पड़ना चाहिए। ये तीसरे का कॉन्ट्रास्ट पॉइंट था, तीसरे पॉइंट में जो गड़बड़ दिया था उसको सही करके चौथे पॉइंट में दिया हुआ है, तो चौथा पॉइंट तो करेक्ट है ही है। अगर इसको एनसीईआरटी में ढूंढोगे प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी में आओ, ढूंढ लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए कि ये इंटरफियर ना करे, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इट शुड नो वे इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव, है ना। ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कैसा होता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो पॉइंट्स को कि कहाँ पे ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन किया, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, लिखा है ऑन विच डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड। कौन से डे ऐसे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है? अब अगर ये आप कॉन्ट्रासेप्टिव में जब आप नेचुरल प्रोसेस पढ़ रहे होते हो ना, कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन सा मेथड पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों? नेचुरल मेथड पढ़ रहे होते हो, तो वहां से आपको पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए, इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस। ये देखो ये है 10th से लेके 17 पीरियड डे तक क्या करना चाहिए, अब पीरियडिक अब्सटिनेंस रखना चाहिए, उतने दिन दूरी रखनी चाहिए। ये भी आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप याद रखेंगे, है ना। देखो पीरियडिक एब्सटिनेंस रखना चाहिए कब से कब, डे 10 to डे 17। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवा जो है वो फेलोपियन ट्यूब में चली आती है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 to 17 यानी 96 कौन सा आंसर हो गया? सी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया तब यूज किया जाता है ना, जब कभी ऑलरेडी क्या हो सके, कभी बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद लैक्टेशनल एमिनोरिया यूज करते हैं, डिलीवरी के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो पहला तो हो सकता है सही हो जाए, पहला तो हो सकता है सही हो जाए, ढूंढा जाए, पहला सही हो जाए। क्लियर हो गया, चलो भाई पहला सही है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड। क्या लैक्टेशनल पीरियड में ओव्यूलेशन नहीं होता? ओव्यूलेशन नहीं होता इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, तो दूसरा भी सही लग रहा है। चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील अप टू 6 मंथ, है ना। फॉलोइंग पार्चुरेशन, फॉलोइंग पार्चुरेशन का मतलब है कि डिलीवरी के बाद ही कम से कम 6 महीने तक लगभग कॉन्ट्रासेप्शन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन ठीक ठाक से होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन ठीक ठाक से होना चाहिए। अब कह रहे हैं चांसेस ऑफ फेल्योर, फेल्योर का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो पाएगा, है ना। ऑलमोस्ट नील अप टू, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन आसानी से प्रयोग कर सकते हो, फेल्योर इसके लगभग नहीं होते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप लैक्टेशनल एमिनोरिया का प्रयोग करेंगे तो 6वें महीने के बाद ये काम नहीं करता है। तो ये तीसरा भी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ से साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, साइड इफेक्ट भी इसके कोई नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का बाहरी एजेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बॉडी की फिजियोलॉजी को ही प्रयोग करके हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन तो सही हो गए। एक देखो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो जाए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इसमें अगर सिर्फ 7 को चेक कर लिया जाए तो दोनों में से कौन सा होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम लोग एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी रिड्यूसेस आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। बिल्कुल यार, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी एफिशिएंसी है कि इसके बाद प्रेगनेंसी का अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद लैक्टेशन नहीं होगी ज़्यादा। तो ये भी सही पॉइंट है, 5वां पॉइंट भी सही है, क्योंकि ये 6वें महीने के बाद होता है कि लैक्टेशन का इंटेंसिटी या फिर जो मिल्क आ रहा है वो उसकी इंटेंसिटी घट जाती है, वॉल्यूम घट जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ बिल्कुल ये नेचुरल मेथड है। लास्ट है इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इसका कोई भी लेना देना नहीं है, स्पर्म के फैगोसाइटोसिस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो डी और बी में कह रहे हैं 7 को छोड़ के बाकी सारे ट्रू हैं, तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो
फेगोसाइटोसिस, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया में यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तरफ से अगर आप सारे पॉइंट्स को देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होती है, पार्चुरेशन के बाद होता है। जब से बच्चे को पूरी तरीके से दूध पिलाया जाएगा तब तक कंसेप्शन का चांस क्या होता है, नील होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 7वां पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं, बाकी सारे पॉइंट लैक्टेशनल एमिनोरिया को क्या करते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया को प्रमोट करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में पहला कॉलम दूसरा कॉलम को मैच कराना है, और मैचिंग वाले क्वेश्चन अक्सर यार बहुत इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्टली बहुत इजी होते हैं, तो तुरंत ही बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत खुश हो जाते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। तो अभी इसको जल्दी करने का मेथड क्या है, इसमें देखो बहुत सारी जगह से आपको मैच कराना है। तो एक तरफ से मैट्रिक्स मैचिंग है, तो फिर भी देख लेते हैं कि पहला किससे मैच कर रहा है। भाई लिपिज लूप क्या है, ध्यान से समझो। ये जब आप कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रहे होते हो ना, देखो कॉन्ट्रासेप्शन जब आप पढ़ रहे होते हो बैरियर मेथड के जस्ट बाद, यहाँ पे देखो ये सारे आईयूडीज एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे आईयूडीज एक साथ दिए गए हैं लास्ट में, है ना, ये रहा। जब ये सारे आईयूडीज आप पढ़ रहे होगे ना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कौन मेडिकेटेड है कौन नॉन मेडिकेटेड है, और उसमें से भी कौन कॉपर रिलीजिंग है कौन कॉपर रिलीजिंग नहीं है। यहाँ पे सारे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। अगर आप इसका फ्लो चार्ट बना के याद किए हो प्यारे बच्चों, तो जल्दी से याद भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने ऐसे डायरेक्ट याद करना है याद हो जा रहा है, कन्फ्यूजन नहीं हो रही, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर जिनको ऐसे कन्फ्यूजन हो जा रही है फिर तो यार क्या ही कर सकते हैं। नहीं, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फिलहाल इसके लिए फिलहाल करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहले वाले का ऑप्शन लिपिज लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। ए का क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। ए के फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ए और बी ऑप्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे पहले का बी दिया हुआ है और पहले का यहाँ पे भी बी दिया हुआ है, पर पहले का एक्चुअल में कौन सा आंसर है, ए है। तो पहला वाला किससे मैच करा दिया हमने, ए से मैच करा दिया, इसलिए दो ऑप्शन अभी तक सही आ रहे हैं। कौन सा गलत होगा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, मल्टी लोड 375। मल्टी लोड 375 जो है वो मैं, अरे यार ये यहाँ से देख रहे हैं ना हम लोग, फर्स्ट से देखे थे, अब सेकंड को देखेंगे। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है वो हो जाता है LNG20 और प्रोजेस्टासार्ट, यानी दूसरे से मैच कर रहा है ई और एफ, दूसरे से मैच कर रहा है ई और एफ, ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है, बी। बाकी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मल्टीलू 375, कॉपर टी और कॉपर 7, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। तो यहाँ से भी आप लोग याद कर लोगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो आप यहाँ से इसको मिला लेना कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन से है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी है। यहाँ से आप लोग याद कर लोगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। हाँ, अगर कोई तरीके का कन्फ्यूजन होता है तो जितना ज्ञान है उतने का ही प्रयोग करेंगे तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है आईयूडीज, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आईयूडीज काम क्या करती हैं, आईयूडीज के प्रिंसिपल के बारे में पूछा है ना, और ये किस तरीके, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ वही आगे आपको लगाने ऑप्शंस में, ठीक है। फिर से 99 का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या आईयूडी स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है आईयूडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। हाँ, आईयूडीज जो है वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो फिलहाल इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन। रिलीज कॉपर आयंस दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन को रिलीज करते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को रोकता है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रोकता है। तो ये भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन भी सही लग रहा है। देखो पहला ऑप्शन नहीं होने के कारण डी ऑप्शन था, पहले ऑप्शन नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, डी ऑप्शन था। अब इसमें ये पहला और दूसरा इसमें भी है, पहला और दूसरा इसमें भी है, इसका तो ऑप्शन ही क्लियर नहीं है यार, कौन सा होना चाहिए इसका, तो सी वाला तो नहीं होगा, फिर तो ये बी और ए में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी सही हो जा रहा है ना। मेक सर्विक्स हॉस्टाइल, सर्विक्स में स्पर्म जाएंगे तो स्पर्म की ऐसी तैसी हो जाएगी, ये आयोडीज का काम होता है, तो ये भी सही है।
है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये भी सही है, तो इसमें भी है इसमें भी है, पांचवा चेक कर लेते हैं। प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इस सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए फिजिकल या फिर बैरियर मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? बैरियर मेथड का प्रयोग करते हैं, तब ऐसा होता है। अब यहाँ पे किसके लिए दिया हुआ है? आईयूडीज के लिए दिया हुआ है। आईयूडीज के लिए सही नहीं है, बैरियर मेथड के लिए पांचवा ऑप्शन क्या हो जाता? पांचवा स्टेटमेंट सही हो जाता। वैसे भी जब आपने डी और सी को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया है, तो दोनों में जो ऑप्शन कॉमन है, जो स्टेटमेंट कॉमन है, उसको छोड़ के आप चेक कर लेते सिर्फ पांचवा, तो भी आपको मिल जाता कि कौन सा आंसर होता। तो जल्दी आप क्या कर सकते हो? एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा? पांचवा तो सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही होगा? बी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहे हैं कि पिल्स क्या करते हैं। पिल्स की हमसे पूछा है कि पिल्स की जो प्रिंसिपल है पिल्स का वो क्या है। ठीक है, तो पिल्स का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पिल्स क्या करते हैं? इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो पिल्स का काम है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को रोकना, पहला वाला। और ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके पहले वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिखाया। यार ध्यान से देखो, इसके पहले वाला सारा मैंने कहा है, यहाँ से आप एक तरफ से क्या कर सकते हो? यहाँ से आप सारा स्टेटमेंट यहाँ से मिला सकते हो, है ना। यहाँ से आप सारे स्टेटमेंट क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। अगर आपको स्टेटमेंट मिलाना है फिर तो आप एनसीईआरटी में जाओ, तुरंत आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर पिल्स के लिए देखोगे तो पिल्स के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ताकि स्पर्म की एंट्री या तो रुक जाए या तो प्रिवेंट हो जाए या तो क्या हो जाए? बहुत घट जाए। या तो रुक जाए तो बहुत घट जाए, रिटार्ड हो जाए। प्रिवेंट लिखा है अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा किस में है भाई? इसमें तो पहला दूसरा नहीं है, इसमें पहला दूसरा है, इसमें भी पहला दूसरा है, इसमें भी पहला दूसरा है। ठीक है। प्रिवेंट द इजैकुलेटेड सीमेन फ्रॉम द इंटर्ड, प्रिवेंट द इजैकुलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल वजाइना। अरे यार, फीमेल वजाइना में एंटर करने से फिर से यही है, ये बैरियर मेथड के लिए है। कौन सी मेथड के लिए है प्यारे बच्चों? ये बैरियर मेथड के लिए है। अब यहाँ पे ये भी तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो मतलब पहला दूसरा यहाँ पे सही लग रहा है, पहला दूसरा तीसरा तो नहीं होना चाहिए, ऑल में भी तीसरा है तो इसमें ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी सही हो गया। इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस, पिल्स जो है वो फीमेल्स के लिए बनाई जाती है। पिल्स जो है वो किसके लिए बनाई जाती है? फीमेल्स के लिए बनाई जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। पिल्स ध्यान से समझो, यहाँ पे पिल्स किसके लिए बनाई गई है? फीमेल्स के लिए बनाई गई। अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा है यूज्ड बाय फीमेल्स, देखो यहाँ पे लिखा है यूज्ड बाय फीमेल्स। अब फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती नहीं है, दैट्स वाई ये ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों? सी। 100 का कौन सा आंसर सही हो गया? सी। चलो आओ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है ना, 101। वॉट इज ट्रू फॉर सर्जिकल मेथड्स? सर्जिकल मेथड के लिए क्या सही है? ठीक है। अब देखो, मतलब एक तरफ से सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रिंसिपल आपसे पूछे गए हैं, याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन भी रहा है ना नीट में, और इसके चांसेस भी आने के, पर कोई बात नहीं। व्हाट इज ट्रू फॉर सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन? सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। हाँ जी, ये परमानेंट मेथड है, इसके बाद कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो इसको स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। तो पहला वाला सही है। वैसे भी चारों ऑप्शन में पहला है, चारों ऑप्शन में दूसरा है, चारों ऑप्शन में तीसरा भी है, और फिर चौथा चेक कर लेंगे तो फिर कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पहला दूसरा तीसरा तो वैसे भी अगर आप नहीं वो करना चाह रहे हो, नहीं चेक करना चाह रहे हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चेक करना है। पर फिर भी ये तीनों सही है। अगर आप इसको एनसीईआरटी में मिलाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि इसको टर्मिनल मेथड कहते हैं, इसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोकता है क्योंकि उसके डक्ट को काट दिया जाता है ना। कॉल्ड वैसेक्टोमी इन फीमेल, क्योंकि वहाँ वैसेक्टोमी, अरे यार ट्यूबेक्टोमी इन मेल, ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना। ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब काटा जाता है फीमेल में, ये उल्टा लिखा हुआ है। चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा,
है ना, दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब ये देखते हैं कि पांचवा सही है या छठवां सही है, ये चेक कर लेते हैं। हाई रिवर्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, रिवर्सिबिलिटी एकदम पुअर है यार, रिवर्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी पांचवा गलत हो गया। दैट्स वाई हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है, ए। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी होती है पर रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर है, ये ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको इसका सर्जिकल मेथड का फिर भी सारे पॉइंट्स आपको मिलाने हैं तो सर्जिकल मेथड में देखो इसके पहले भी कुछ दिया हुआ था, एक दो लाइनें, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से देखो सर्जिकल मेथड, यहाँ से भी आप देख सकते हो, और इसके बाद भी अगर आपको मिलाना है तो फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है ना। कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी किसमें, फीमेल में, वैसेक्टोमी किसमें, मेल में। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये उल्टा दिया हुआ था यहाँ पे, इसी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कौन सा सही हो गया, ए। चलो आओ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101 स्टेरिलाइजेशन इन मेल सीज, मेल में स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं भाई, मेल है तो मेल में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस कट किया जाता है तो ट्यूबेक्टोमी नहीं होगी, वैसेक्टोमी होगी, तो ए और सी में से कोई एक होगा। और इन फीमेल में क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कट करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी होगी, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके पहले भी ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था तो बहुत आसान है। एमटीपी वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया, एमटीपी को इंडिया में कब लीगलाइज किया गया है। अब ये भी देखो एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है, वैसे तो आप एनसीईआरटी में इसको ढूंढोगे तो एनसीईआरटी में तो मिल ही जाएगा, पर फिर भी अगर आपको आंसर देखना है तो 103 का कौन सा आंसर सही होगा, वो ए सही होगा। एमटीपी जो है वो इंडिया में 1971 में स्ट्रिक्ट रूल के साथ, स्ट्रिक्ट रूल का मतलब ये होता है कि कैसे एमटीपी करनी है, कैसे एमटीपी नहीं करनी है, ठीक है, उस स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ क्या किया गया ताकि मिसयूज ना होने पाए, 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था, है ना। ध्यान रखेंगे स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ लीगलाइज किया गया था, क्योंकि उसमें ना फीमेल फीटिसाइड का मतलब समझो कि जो अगर किसी के पेट में पता चल जाए कि लड़की है तो उसको क्या कर देते थे, पेट में ही मार देते थे। इसलिए क्या किया गया था, एमटीपी को पहले बैन किया गया था, 1971 में इसको लीगल कर दिया गया ताकि फिर से इसका मिसयूज ना कर सके, इसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, एमटीपीज आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द, एमटीपी जो है वो सेफ होता है, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब यार मैं लिखूं क्या, यहाँ पे वैसे भी आपके हेडिंग है एनसीईआरटी की तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार एमटीपी नहीं आता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन आता है, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन वाले वर्ड्स नहीं रहते हैं और ऐसे में गलती करना लाजमी है। फिलहाल तो सीधा क्वेश्चन है, एमटीपीज आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ, जो है एमटीपी जो है वो कंसीडर किया जाता है रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग। अब ये ट्राइमेस्टर का क्या मतलब होता है, ट्राइमेस्टर की मीनिंग होती है 3 मंथ। ट्राइमेस्टर की क्या मीनिंग होती है प्यारे बच्चों, ट्राइमेस्टर की मीनिंग होती है 3 मंथ पीरियड, 3 महीने की जो समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 मंथ मोस्टली 12 महीने को ही, 12 हफ्तों को ही 12 वीक्स को भी कहते हैं बहुत सारे लोग, पर ठीक है ट्राइमेस्टर अभी 3 मंथ आपको डायरेक्ट याद करना है। कौन से ट्राइमेस्टर में एमटीपी सेफ होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी सेफ होती है, तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड वैसे भी दिया गया, तो वैसे भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया। अब इस स्टेटमेंट को एनसीईआरटी में ढूंढोगे, इस स्टेटमेंट को एनसीईआरटी में ढूंढो तो आपको इस एनसीईआरटी में इसके स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि पहले ट्राइमेस्टर में लिखा है एमटीपी कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, एमटीपी सेफ होता है ना। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एमटीपी बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाती है। एमटीपी कैसी हो जाती है प्यारे बच्चों, सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्कियर हो जाती है। रिस्कियर का मतलब क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है, समझ में आया, क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, एमटीपी इज प्रैक्टिस्ड मेनली टू, एमटीपी जो है वो मेनली कब प्रैक्टिस किया जाता है भाई, एमटीपी जो है गेट रिड ऑफ अनवांटेड फीमेल चाइल्ड लीगली, भाई यही तो बात है, ये फीमेल चाइल्ड की बात आएगी अगर तो यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड हो जाएगा। एमटीपी में इसके ऊपर क्या लगी है, कंडीशन लगी हुई है, ये सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 105 में एमटीपी में क्या किया गया है, पूछा गया है कि एमटीपी कब किया जाएगा। देखो, गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने में नाकाम रहे हो या किसी रेप के कंडीशन में अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसे में एमटीपी का प्रयोग करना ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। और ए और बी ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ए स्टेटमेंट ही सही नहीं है। डिक्रीज पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रासेप्शन। एमटीपी नहीं यूज करते हैं। एमटीपी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकती है। अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया तब एमटीपी का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 105 का कौन सा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 105 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डी कहीं से भी सही नहीं है। डी किसके लिए है ऑप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बहुत आसानी से आपको याद भी होना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में प्यारे बच्चों हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द सेट ऑफ डिजीजेस, कौन सा ऐसा डिजीज है आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। जो पहले पता चल जाए तो उसको हम क्योर कर सकते हैं अगर पहले पता चल जाए तो। देखो, अगर इन डिजीजेस की बात करें, ये जितने भी डिजीजेस के ऑप्शन है ये सब दिया हुआ है एसटीपी में। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, किस में दिया हुआ है, एसटीडी में, जिसका क्या नाम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब एसटीडी के कई सारे और भी नाम है, जैसे वेनरल डिजीज है ना। एसटीडी के बहुत सारे अदर नाम भी हैं, उन सभी नाम को भी आपको याद रखना है, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेनरल डिजीज, है ना। ये अब इन सब नाम को अगर आप याद रखोगे तो आसानी से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एसटीडी के बारे में बात कर रहा है या एसटीआई के बारे में बात कर रहा है या आरटीआई के बारे में बात कर रहा है। यस, दो सारे के सारे नाम एक ही जैसे होते हैं। अब फिलहाल हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें ऐसा डिजीज है जो आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये जो है ये ठीक नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और क्या है HIV, ये ठीक नहीं हो सकते हैं। बाकी अदर डिजीजेस क्या हैं, ठीक हो सकते हैं। अब इसमें से देखो, जैसे हेपेटाइटिस बी इसमें दिया, ये ठीक नहीं हो सकता है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जेनेटल हर्पीज दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये भी ठीक नहीं होगा। HIV इन्फेक्शन तीसरे ऑप्शन में दिया है तो ये भी ठीक नहीं होगा। अब हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन के अलावा जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है ये ठीक हो सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर नंबर होना चाहिए डी। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये पता होगा कि हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये नॉन क्योरेबल है। वहां अगर आप याद कर लोगे तो आसानी से बाकी सारी चीजें भी आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी स्टेटमेंट में कौन किससे मैच कर रहा है, सभी स्टेटमेंट किस मेथड से मैच कर रहे हैं, इसको आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे पूछा जा रहा है कि कलेक्टेड गैमीट आर मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी। गैमीट को कलेक्ट किया जाएगा और लेबोरेटरी में ही जाइगोट बनाया जाएगा। ये कब किया जाता है, तो पहले वाले से देखो, एक तो एफ से मैच कराया है IVF से, दूसरा मैच कराया है G से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो इसमें आपको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि ये ऑप्शन सीधे सीधे किसमें दिया हुआ है, एब्रीविएशंस में या शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब अगर आप कलेक्टेड गैमेट को अगर फर्टिलाइज करना चाहते हो वो किससे होता है, वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। तो वो कौन सा आंसर हो गया, F। ठीक है, पहला किससे मैच करता है, F से। तो पहला F से मैच करता हुआ कहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी तो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, पहला F से मैच कर रहा है, दूसरा B से मैच कर रहा है, तो दूसरा तो मैच नहीं करवाना है। वैसे दूसरा का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे फिर मैच कराओगे तो भी सही आंसर आएगा। देखो थर्ड का यहाँ पे थर्ड में बदला हुआ है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी मैच कर रहा है, थर्ड और सिक्स सिर्फ अलग अलग है, फिर थर्ड और सिक्स ही मैच कराना है, बाकी सब सही है। ठीक है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, या तो ए से मैच करना है या तो ई से। चलो, जाइगोट विच विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। जाइगोट जो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर के होते हैं वो यूटेरस में ट्रांसफर किए जाते हैं। इनको बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इनको क्या बोला जाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर दिया हुआ है ई,
इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर किस में दिया हुआ है, ई, तो थर्ड का कौन सा आंसर हो जाएगा, ई। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। अब हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से यूज करा तो हमारा झट से आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, है ना। और बहुत जल्दी बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी वैसे भी नीट के एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व करने वालों की रैंक अच्छी आती है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहे हैं सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट। सर्जिकल मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन क्या करता है, गैमीट फॉर्मेशन को रोकता है, नहीं। गैमीट की मोटिलिटी को रोकता है, नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस को सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है। देखो यार, एक तो गैमीट का फॉर्मेशन होता तब है जब गैमीट की कमी हो जाए। गैमीट का फॉर्मेशन कब होता है, जब गैमीट की कमी हो जाए। गैमीट वहाँ जाके ट्यूब से पास होके आगे बढ़ने ना पाए, इसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड में ट्यूब ही काट दी जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाता है, गैमीट मोटिलिटी। वैसे देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसमें एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, पर ज़्यादा करेक्ट के पास कौन सा है, गैमीट मोटिलिटी। हाँ, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में जब इसके बारे में दिया हुआ है तो जैसे जिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसी स्टेटमेंट को ढूंढते हैं और फिर आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा कि स्पर्म मोटिलिटी क्यों आंसर होगा, गैमीट मोटिलिटी क्यों आंसर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, और इससे क्या होता है, कंसेप्शन रोका जाता है। अब जब भी गैमीट यहाँ से मूव करेगा, गैमीट मूव करके यहीं पे रह जाएगा, तो इससे क्या होता है, गैमीट आगे बढ़ नहीं पाता है, इससे गैमीट आगे बढ़ नहीं पाता है। तो सर्जिकल मेथड से क्या हो रहा है, सर्जिकल मेथड से गैमीट मोटिलिटी रुक जा रही है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 108 का कौन सा आंसर हो गया, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी रिफर्स टू, टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो आईवीएफ वाले प्रोग्राम को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ए बेबी बोर्न इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एंड वो मेड टू फर्टिलाइज इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है लैब में प्रोड्यूस किया जा रहा है। लैब में कभी भी बच्चे को ओवम को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जा रहा है, देन इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस। अब यूटेरस में लेके जाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये आंसर सही होना चाहिए। अब मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर कौन सा हो गया, बी। टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चे को कहाँ पैदा किया जाता है, बच्चे को माँ के पेट से ही पैदा किया जाता है, पर गैमीट का जो फर्टिलाइजेशन है, गैमीट का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब जब आप क्या करोगे, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे कि भाई अगर कोई ऐसा है जो कपल इनफर्टाइल है, बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता है ना, तो ऐसे में टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, उनके लिए वरदान साबित होता है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब सीधा है कि भाई दोनों के जाइगोट को कहाँ बनाना है, टेस्ट ट्यूब में बनाना है, इन द लेबोरेटरी बनाना है। समझ में आया, क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही है कि फिर इसके बाद सेल कितने बन रहे हैं जाइगोट में, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल, 16 सेल, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह नाम भी रखा जाता है ना। नेक्स्ट है यूजिंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कौन सा, एसटीडीज एंड एड्स। भाई किसी और तरीके के एसटीडी को आगे बढ़ाना या एड्स को रोकने के लिए कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जो सबसे सही है। तो देखो भाई, डायाफ्राम कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं रोकता है, स्पर्मिसाइडल फोम्स भी नहीं रोकते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया भी नहीं रोकता है। कंडोम एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें एसटीडी भी प्रिवेंट किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। ठीक है, याद रखना, वैसे भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट ही लाइन है यहाँ से, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट इंक्रीज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज नॉट बीन ड्यू टू डिक्लाइन इन, देखो अभी जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये लिखा है हैज नॉट बीन ड्यू टू, ये क्यों ऐसा नहीं है। देखो प्रेजेंट इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन, भारत के पॉपुलेशन में जो बढ़ रहा है ना, भारत की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो किसकी कमी की वजह से नहीं है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की कमी की वजह से तो सही है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज, ये भी सही है। डेथ रेट की वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, देखो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, अब इसमें ध्यान से समझना,
डेथ रेट की कमी की वजह से कभी भी भारत के पॉपुलेशन में क्या होती है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। डेथ सबसे ज़्यादा देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कमी की वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उनको बचा लिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि जब हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी, ऐसे में जो बच्चे पैदा होते थे अक्सर खास तौर पे जब उनकी जल्दी कमियां पता न चले तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो वैसे में पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाता था, है ना। अब ये जो बच्चे अगर पैदा हो गए हैं वो झट से रिप्रोडक्टिव एज में बढ़ेंगे, जल्दी रिप्रोडक्टिव एज में जब जाएंगे तो फिर ये भी ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो ये भी सही है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सेम जैसे बच्चों के लिए है वैसे ही हॉस्पिटल में सुविधाओं के बाद उन माँ को भी बचा लिया जा रहा है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो भाई ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन तो क्या है, ये बढ़ा रही है इंडिया की पॉपुलेशन में इनके घटने की वजह से, पर डेथ रेट की घटने की वजह से भारत का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सबसे कम ऐसा रीजन है, सबसे छोटा ऐसा रीजन है जो बाकी सबके कंपैरिजन में गलत हो जा रहा है। तो आंसर कौन सा सही हो रहा है, सी। 111 का कौन सा आंसर सही है प्यारे बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। द डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जो है ये क्या है। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जो है एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये रीयूजेबल है, ये क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल है, ये डिस्पोजल नहीं होते हैं। कंडोम जो है वो डिस्पोजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, उसको वन टाइम यूज कीजिए, फेंक दीजिए। रीयूजेबल होते हैं, इनको धुल के वापस क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है, ये इम्प्लांट्स भी नहीं है। तो आंसर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। एनसीईआरटी में इसका आंसर ढूंढोगे यार तो इसका आंसर भी मिल जाएगा, है ना, समझ में आया। एनसीईआरटी में इसका आंसर ढूंढोगे तो इसका आंसर भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा कि ये क्या होता है, डायाफ्राम्स क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है फिजिकल बैरियर में, ये देखो ये कैसा डिस्पोजेबल होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, डिस्पोजेबल होता है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर, है ना। लेकिन इनको दोबारा से आप यूज कर सकते हो, इनको क्या कर सकते हो, दोबारा से आप यूज कर सकते हो, ठीक ठाक से धुल के रखो, या और कई बार आप क्या कर सकते हो, इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 113। फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी ऑफ स्पेसिंग चिल्ड्रेन द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। अगर प्रेगनेंसी को डिले करना है या फिर बच्चों के बीच में ज़्यादा गैप रखना है, अंतर रखना है, तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा, कौन सी चीज़ें सबसे सही होंगी, है ना। तो वैसेक्टोमी करा लेना एक परमानेंट मेथड है। ट्यूबेक्टोमी के बाद कभी बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, है ना। प्रेगनेंसी को डिले करना है, हमेशा के लिए नहीं रोकना है, तो ये दोनों ही मेथड सही नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो थोड़े समय के लिए यूज कर सकते हैं आप, ज़्यादा लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आईयूडी है ये सबसे सही मेथड है क्या करने के लिए, प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईयूडी कौन सा है, सबसे सही मेथड है जो बच्चों में अंतर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 का कौन सा आंसर सही हो गया प्यारे बच्चों, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबके सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब ध्यान से देखो, इसमें कॉलरा दिया हुआ है, कॉलरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कभी नहीं। इसमें देखो क्या दिया हुआ, मलेरिया, मलेरिया कभी भी क्या है, STD में नहीं आता है। गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लेमेडियासिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया, एड्स। हीमोफीलिया भी STD नहीं होता है। तो आंसर कौन सा सही हो गया, सी। देखो हमने क्या किया है, STD नहीं ढूंढने, इसमें STD के अलावा जो ऑप्शन में दिख रहा था उनको हटा दिया, तो ऑप्शन अपने आप ही क्या हो गया, सही हो गया। अब जिनको STD याद है तो वो भी ढूंढ सकते हैं। इसमें एड्स, सिफाइलिस है, कॉलरा नहीं है, चाहिए ट्रैकोमोनियासिस है, कॉलरा नहीं है, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमेडियासिस, ये आंसर सही हो गया, सी। तो कई तरीके से आप ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हो। तो 114 का इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो गया प्यारे बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। कौन सा ऐसा है जो डेवलपिंग फीटस में नहीं डिटेक्ट किया जा सकता है। देखो भाई, सेक्स ऑफ फीटस, इसीलिए एमनियोसेंटेसिस का बहुत सारे लोगों ने दुरुपयोग किया और फीमेल फीटिसाइड के लिए प्रयोग किया। ये भी आप क्या कर सकते हो, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो। और ये क्यों डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। क्या पता चल जाता है प्यारे बच्चों,
क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या पता चल जाता है, क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन। अब अगर क्रोमोसोम को आपने चेक करा तो सेक्स भी पता चल जाएगा, बच्चा मेल है या फीमेल है, डाउन सिंड्रोम भी पता चल जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी पता चल जाएगा। क्या नहीं पता चल पाएगा, जॉन्डिस। क्या नहीं पता चल पाएगा, जॉन्डिस। और यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी डिटेक्टेड, क्या नहीं पता चल पाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। 115 का कौन सा हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, नेम द ब्लैंक स्पेस ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। बैक्टीरियम, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड, तो यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। नेम द ब्लैंक स्पीसीज ए बी सी एंड डी गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। पहला देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ माइक्रोब, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। सभी ऑप्शन में है तो ए को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फंगस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए। प्यारे बच्चों, साइक्लोस्पोरिन ए फंगस प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, एक तरीके का मेडिसिन है ना। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है प्यारे बच्चों, एक तरीके का मेडिसिन है, ठीक है। अब जैसा इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन, इसको प्रोड्यूस करता है एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉली। देखो बी में सब में सेम आंसर दिया हुआ है, तो बी भी किसी को मिलाना नहीं है। चलो भाई, फिर ऑप्शन बन कहाँ रहा है, ऑप्शन बन रहा है सी और डी के लिए। फिर तो यार ये और भी फालतू मिला लिया, कोई बात नहीं है। सी क्या है, मेनिस्कस परप्यूरियस एक साइंटिफिक नेम है जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टैटिन। ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेनिस्कस परप्यूरियस जो है वो ईस्ट है। अब यहाँ पे लिखो एगेरिकस लिखा हुआ है। देखो मेनिस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है और वो फंजाई है, ठीक है। ईस्ट एल्गी नहीं होता है, ईस्ट प्रोकैरियोट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। और वैसे भी लास्ट में सब लोगों को पता ही है कौन सा, पेनिसिलिन रोटेटम को प्रोड्यूस करने वाले फंजाई का नाम क्या है, पेनिसिलिन। ये सभी में ऑप्शन सेम है। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में बदला हुआ था, सब में सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ सी में क्या है, सिर्फ सी में ट्विस्ट है। तो अगर आप सिर्फ सी को यहाँ पे मिला लेते पहले से ही, तो आपको ऑप्शन मिल जाता, कौन सा मिल जाता, ऑप्शन मिल जाता ए। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन, माइक्रोब जो है वो किस में प्रयोग किए जाते हैं, माइक्रोब आर यूज इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। यार प्राइमरी ट्रीटमेंट में कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, हाँ सीवेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट में किया जाता है। एनारोबिक फ्लड डाइजेस्टर, ये भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के भी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी सी एंड डी। तो आंसर कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, 117 का सी। कौन सा आंसर हो गया 117 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, कौन सा ऐसा क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, कौन सा ऐसा इसमें से दिया हुआ है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से देखना है, इसमें जो जो नाम दिए हुए हैं उन सभी नाम को छांटना है और फिर उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। चलो, साइनोबैक्टीरिया को आप बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करते हो। हाँ यार, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नोस्टोकेनाबिना वगैरह, जो साइनोबैक्टीरिया है बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 118 का सिर्फ हमने एक अभी तो स्टेटमेंट देखा है। नेक्स्ट है क्या है, ईस्ट। क्या ईस्ट को हम लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करते हैं, क्या ईस्ट को हम लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करते हैं, कभी नहीं। बी, कभी ईस्ट को बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भाई बी ऑप्शन कभी भी होना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं सही हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे ये वैसे तो ये ऑप्शन था ए बी सी एंड डी, पर कोई बात नहीं, पर ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया फिर, तो सी। ये अकेला ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो सही लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आगे नहीं देखेंगे, पर फिर भी अगर आपको ढूंढना है तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ऑसिलोटोरिया वगैरह जैसे हैं, वो भी बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और फ्री लिविंग बैक्टीरिया सब तरीके के क्या कर सकते हैं, ये सब बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। मिथेनोजेन ग्रोज एंड एरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल आर प्रोड्यूस।
ऐसे मिथेनोजन जो एनएरोबिकली मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में प्रोड्यूस किए रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, है ना, ये सेल्यूलोजिक मटेरियल पे ग्रो हो रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेल्यूलोजिक मटेरियल में बहुत सारा कार्बन होगा, बहुत सारा क्या होगा, कार्बन होगा, तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? देखो मिथेनोजेंस क्या है, ये बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजेंस किसको प्रोड्यूस करते हैं प्यारे बच्चों? बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। और बायोगैस में मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन आता है, पर ऑक्सीजन नहीं आता। अब एनएरोबिकली का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया है, तो बी ऑप्शन देखो, बी वाला स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और अगर आप बात करेंगे जब बी गलत ही हो गया है तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया ACD, यहाँ पे दिया BCD, ये भी बीच में भी बी दिया हो तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो मोस्टली जो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होते हैं वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होते हैं, ऑप्शन में एलिमिनेट करना होता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ, ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में कौन डेवलप कर रहा है, वो कौन इसमें हेल्प कर रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो इसमें भाई KVIC और दूसरा IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखो ये गलत हो गया, है ना। ये A और C ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके बायोगैस प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A एंड C। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 120 का कौन सा आंसर है? C। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स? कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो माइक्रोब के फर्मेंटेशन के कारण प्रोड्यूस होता है? क्वेश्चन नंबर 121 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इडली, डोसा, टोडी, चीज सबके सब ही क्या करते हैं? सबके सब ही माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? तो इसका आपको बहुत देखो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, लैक्टोबैसिलस, या फिर बहुत लोग इसको लैब भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर पफिंग अप अपीयरेंस ऑफ डफ कमिंग फ्रॉम? जो गैस जो है वो कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि जो भी डो है, डो का मतलब होता है कि जब आप आटे वगैरह को इकट्ठा करके रख देते हो ना तो वो क्या बन जाता है? डो बन जाता है। अब वो फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा भाई? उसमें ऐसा क्या होगा कि वो फूल जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। क्या भर जाती है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है ड्यू टू फर्मेंटेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों भरती है? ड्यू टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कौन करवाता है? फर्मेंटेशन करवाता है ईस्ट। फर्मेंटेशन कौन करवाता है प्यारे बच्चों? ईस्ट करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो अरे यार ऑप्शन ही गायब हो गया। ठीक है, बी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट? सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर करा था? सभी बच्चों कमेंट्स में जरूर इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने करा है? इसका आंसर आप कमेंट्स में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछ रहे हैं सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो मैं सारा का सारा भी एक साथ दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे याद उनको नहीं होता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, देखो ये जो एसिटोबैक्टर एसिटी है ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ईस्ट तो यार बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। एस्परजिलस नाइजर ही है जो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस नाइजर वो किसको प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेप्टोकोकस ये भी क्या करता है? अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड इन। साइक्लोस्पोरिन ए किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक इम्यूनो सप्रेसिव है। ये क्या है प्यारे बच्चों? इम्यूनो सप्रेसिव। इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब क्या है? ये इम्यूनिटी को
थोड़े समय तक शांत रखता है, ये पहचानने नहीं देता है कि किसी भी पेशेंट में नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो प्रोड्यूस्ड कब होगा? साइक्लोस्पोरिन ए देखो प्रोड्यूस होता है, देखो साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी ध्यान से देखो, जब हमने स्टेटमेंट किया था तो वहाँ से हमको पता भी चल गया था साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, जो कि ये क्या है? फंजाई है। इसके पहले भी हमने इसका एक स्टेटमेंट किया था तो वहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन आ गया तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 128 का क्वेश्चन है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व्स। दो सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो सीवेज का, उसमें सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है। इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही हो गया? क्वेश्चन नंबर 128 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 का कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी। अच्छा, ढूंढते भी हैं भाई सीवेज का, चलो ढूंढते भी हैं। अगर आप देखोगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब मैंने कहा ना इसके पहले जो जो चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है, कौन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सब एक साथ आपको एक पेज में दिख जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन रिसेंटली बहुत आ भी रहे हैं नीट में, है ना। जब तक ये लोड होता है तब तक, यार वैसे तो लोड हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है, पर जब तक ये लोड होता है तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 128 का कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? सी। नेक्स्ट है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट जब एक साथ जुड़ते हैं, है ना, तो क्या बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 129 में जब फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? माइकोराइजा। जब फंजाई और एल्गी जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? लाइकेन। फंजाई और एल्गी जुड़ने पे क्या बनता है? लाइकेन। और फंजाई और हायर प्लांट के रूट में जुड़ता है तो क्या आंसर हो जाता है? माइकोराइजा। यहाँ से भी आप चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। कौन से स्टेट में माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में, फिजिकल ट्रीटमेंट में कभी नहीं प्रयोग किया जाता, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑल ऑफ दिस तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि पहला तो गलत ही हो गया, है ना। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो 130 का कौन सा आंसर सही हो गया प्यारे बच्चों? बी सही हो गया, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 द सॉलिड विच शटल फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आर कॉल्ड। उन सॉलिड को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में नीचे बैठ गए उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्लज। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उनको हम लोग प्राइमरी स्लज। ये भी आपको याद रखना है, जब आप सीवेज ट्रीटमेंट पूरा पढ़ोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो एक तरफ से, अरे यार ये तो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये ध्यान देखो, यहाँ पे लैक्टिक एसिड या ये सब दिया हुआ है ना। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए, ठीक है। एक तरफ से सारा क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया गया है। अब जब इसको आप पूरा याद कर चुके होगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन बहुत आसानी से आते हैं। अगर आपको याद नहीं है तब मुश्किल आता है कि सर अगर याद ही नहीं है तो फिर मुश्किल आएगी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर ढूंढने में, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर याद है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, इसमें कोई भी अलग तरीके से फॉर्मूले नहीं लगते हैं, ठीक है। अब एक तरफ से देखो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जैसे साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में हमने कहा था, ये इम्यूनोसप्रेसिव है ना, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तरफ से सारे स्टेटमेंट आपको मिले हुए हैं। नेक्स्ट है द बिलो डायग्राम शो अ टाइपिकल बायोगैस प्लांट। ये एक तरीके का बायोगैस प्लांट है, इसमें ABCD क्या है उसके हिसाब से आपको ढूंढना है। वैसे डी नहीं है, ABC क्या है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहले का देखो, ये एक तो A ढूंढोगे तो क्या हो जाएगा? ये A जो भी चीज़ें यहाँ से यहाँ पे भरती हैं, है ना, इसको मिक्स करके इसमें भेजा जाता है, वो होता है स्लज। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्लज। तो वैसे तो ए सभी में स्लज दिया हुआ है, ए मिलाने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है। बी में चीज़ें बदल गई हैं। अब यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होता है वो होता है मीथेन, तो इथाइलिन नहीं होता। ये ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे इथाइलिन दिया होता है, दैट्स वाई ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, ये सी क्या है?
सी दिया हुआ, देखो ये एक तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दिया हुआ, मीथेन के साथ ऑक्सीजन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो मीथेन वही जलने लगेगा, तो ये तो सही नहीं है। तो मीथेन के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मीथेन के साथ क्या प्रोड्यूस होता है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये बी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब सी के लिए पूछना कि सी है क्या। सी यार ये तो डंग वाटर है या सीवेज है, सी सीवेज नहीं है, सी कोई गंदगी नहीं है, ये डंग वाटर है। ये अब फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करेंगे, ये जो निकलेगा इसको ले जाके खेतों में डाल देंगे और खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, खेत में उपजाऊपन बढ़ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। अब इसमें देखो ये सीधा सीधा मैच करवाना है कि कौन किसको प्रोड्यूस कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था एस्परजिलस नाइजर जो है सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो दूसरा किससे मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है ए से, पहला किससे मैच कर रहा है सी से, पहला मैच कर रहा है सी से, वैसे भी ऑप्शन खत्म हो जाता। दूसरा मैच कर रहा है ए से, यहाँ से कन्फर्म भी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 मिथेनोजेन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैच कराना है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। फिर से मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद है तो होता है, नहीं याद है तो फिर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए झट से रिवीजन करना है, एग्जाम में तुरंत लिखना है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एनसीईआरटी देख के जानी है और अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा, गलती नहीं करनी है, थोड़ा समय देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 में पूछ रहे हैं कि आप मैच करवाइए। अब बताओ मिथेनोजेन को किससे मैच कराओगे। मिथेनोजेन कौन प्रोड्यूस करता है, मिथेनोजेन प्रोड्यूस करता है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजेन कौन प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों, मिथेनोबैक्टीरियम। तो पहले का कौन सा ऑप्शन, पहले का कौन सा मैच करता है, पहले का डी मैच कर रहा है, पहले का कौन मैच कर रहा है, डी। ढूंढा जाए क्वेश्चन नंबर 134 कौन पहले का मैच कर रहा है, डी, तो पहले का मैच कर रहा है डी। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से क्या प्रोड्यूस होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बीओडी के भी नाम से आएगा, कई बार बीओडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे बायोकेमिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है, तो बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सी पहले तो ये किसका हो गया, दूसरे का क्या हो गया, सी। थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बीटी, ये माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट है। तीसरे का क्या हो जाएगा, वैसे भी इसको मैच करा के देखते हैं, पहले का डी, पहले का डी, दूसरे का सी, अपने आप ही क्लियर हो गया। पहले का डी, दूसरे का सी, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। और फिर थर्ड का ए और फोर्थ का भी अपने आप ही मैच कर जाएगा, है ना। समझ में आया, क्लियर हो गया। 134 का कौन सा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, 134 का आंसर हो गया सी। अब आपने मैच करवाया, अपने आप ही तुरंत ऑप्शंस मिलते जाते हैं। अगर आप ऑप्शन को मिलाते जाओगे तो सारा का सारा ऑप्शन आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ से सारा मिला लेते हैं फिर ऑप्शन ढूंढते हैं, नहीं, आप एक एक करके मिलाते जाओ, ऑप्शन से एलिमिनेट करते जाओ, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहे हैं सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस एरिवाइसिस। अब देखो यहाँ पे ये है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ढूंढोगे तो देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक ईस्ट है या फंजाई है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है। चलो अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो ये नॉस्टॉक वाला एक क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, तो ये तो आपको याद ही होगा। तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, तो चौथे का कौन सा हो जाएगा, बी। अब यहाँ से देखो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, सी और डी। यहाँ पे देखो चौथे में ये भी, इसमें भी बी नहीं दिया, इसमें भी बी नहीं दिया, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए। बचा ये, अब यहाँ पे देखो तीसरे में ए दिया हुआ है, यहाँ से तीसरे को मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बचा पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा में कौन सा सी लगाओगे, कौन सा डी लगाओगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस क्या है भाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस एक ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस क्या है, ईस्ट है। ये कई बार हम लोगों ने देखा है, बेकर्स ईस्ट या फिर इसी को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंजाई है, तो दूसरे का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। दूसरे का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। अब तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आया प्यारे बच्चों, ए। देखो अब एकदम स्टेप वाइज मैंने आपको क्या करा है, पूरा क्वेश्चन करके दिखाया कि कैसे आप अप्रोच लगा सकते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में बात कर रहे हैं कि भाई इसको भी मैच करवाना है, वो इसको भी मैच करवाना है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है स्टैटिन, इथेनॉल, डंग और बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है,
फोर्थ का कौन सा हो गया? सी। फोर्थ का कौन सा हो गया? सी। देखो ये बी और डी सी ऑप्शन ये तो हो गया एलिमिनेट, है ना। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। तो पहले और चौथे में से कोई होना चाहिए, पहले और चौथे में से कोई होना चाहिए। चलो और ढूंढते हैं कि अब और बाकी सब मैच कर रहा है क्या? नहीं, बाकी सब अलग अलग है। तो कोई एक भी मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। डंग क्या करता है? डंग है बायोगैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। चलो स्टैटिन क्या करता है? स्टैटिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम्स के ऊपर कैसे काम करता है? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है कि कोलेस्ट्रॉल बनाने ना पाए, ठीक है। और फिर इथेनॉल के बारे में बात करोगे, इथेनॉल ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो वैसे भी आप समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा होगा आंसर? ए। अब बाकी आपको अगर ऑप्शन ढूंढना है तो ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? 1 बाय 1 करके यहाँ से देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे स्टैटिन के बारे में बात आएगी तो लास्ट में देखो मेनिस्कर परफ्यूरियस क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसका क्या नाम है? स्टैटिन। जिसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? स्टैटिन इसको प्रोड्यूस करता है ना। यहाँ से देख लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। माइकोराइजा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? माइकोराइजा के बेनिफिट्स अगर हम ढूंढें, माइकोराइजा के क्या क्या बेनिफिट्स अगर हम ढूंढें तो देखो कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें ओनली करके दिया हुआ है। तो अगर पहले चेक करते हैं, रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। हाँ यार, फंजाई का अगर कोई भी फंजाई किसी के रूट में, बड़े प्लांट के रूट में लगता है तो रूट बॉर्न पैथोजन को रोकता है। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, है ना, सैलिनिटी से बचाता है। फॉस्फोरस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सूखे से भी बचाता है। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, और इस तरीके से प्लांट ग्रोथ में भी क्या करती है? बढ़ोतरी लाता है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। अब 137 को चलो खोजबीन करते हैं तो आपको इसका क्या मिल जाएगा? आंसर भी मिल जाएगा कि ये माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। फंजाई कैसे हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट के लिए कि माइकोराइजा बन के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब चैप्टर खत्म होने लगेगा तो यहाँ पे आपको माइकोराइजा के सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि भाई ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉस्फोरस से एब्जॉर्ब करेगा ना, ठीक है। फॉस्फोरस से एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये रूट बॉर्न पैथोजन को देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, रूट बॉर्न पैथोजन को क्या करता है? रोकता है। सैलिनिटी से टॉलरेंट रखता है। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? सहनशीलता बढ़ाता है ना। सूखे से भी टॉलरेंस यानी सूखे से भी सहनशीलता बढ़ाएगा। अब ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ओवरऑल इंक्रीजिंग। अब यहाँ से देख लो ये सारे ऑप्शंस क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे। यहाँ से भी आपको एनसीईआरटी की लाइन दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट लाइक डिजीज लाइक। एंटीबायोटिक्स जो है वो किस तरीके के डिजीज को ट्रीट करते हैं, है ना। अब इसमें प्लेग, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, सब के सब डिजीजेज ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में देखना है, अगर आपको इसके बारे में भी समझना है तो जब आप एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे होगे, जब किसके बारे में पढ़ रहे होगे प्यारे बच्चों? एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स में आइए, आप जब एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक्स क्या क्या ट्रीट करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस डज नॉट शो। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या शो नहीं करता है? होस्ट स्पेसिफाई, क्या ये होस्ट को ढूंढता नहीं है? नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट। ये देखो ये सिर्फ उसी को मारता है जिसके लिए भेजा गया है ना। ये होस्ट स्पेसिफाई होता है। नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन सभी पे असर नहीं करता है, नॉन टारगेट और पैथोजेंस को छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो नॉन टारगेट पैथोजन होता है ना, ये किसी भी तरीके के इस पे इफेक्ट शो नहीं करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और इसी तरीके से इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आंसर सही हो गया प्यारे बच्चों? इसका सी। ठीक है, 139 का कौन सा आंसर सही हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 140 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, माइकोराइजा एक बायो फर्टिलाइजर है, राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइजर है, नॉस्टॉक एक बायो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एग्रोबैक्टीरियम एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस में काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिस्कस परप्यूरिस इज अ यीस्ट। मेनिस्कस परप्यूरिस एक यीस्ट है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेनिस्कस परप्यूरिस एक यीस्ट है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन को प्रोड्यूस करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट किसको प्रोड्यूस करता है? स्टैटिन को प्रोड्यूस करता है। थोड़ी देर पहले इसके एनसीईआरटी में मैंने पॉइंट्स भी दिखाए थे, आप खुद भी एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हो अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पे देख लो, ये वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि मेनिस्कस परप्यूरिस स्टैटिन को प्रोड्यूस करता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल। एक पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है कि इनके ब्लड वेसल्स में कुछ जम जाता है। अब आप बताइए कि इनके ब्लड वेसल जो जम गए हैं, इसके लिए आप इनको कौन सी दवा प्रोड्यूस करवाएंगे, कौन सी दवा इनको आप प्रोवाइड करवाएंगे? ऐसे में आपको देना होता है इनको स्ट्रेप्टोकाइनेज। ऐसे में इनको कौन सी दवा देनी होती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब इसके बारे में भी देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज किस में हेल्प करता है? मायोकार्डियल, देखो ये लिखा है ए बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाई किया गया है, ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। ऐसे पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रयोग किया जाता है। आंसर कौन सा प्यारा बच्चों हो जाएगा? डी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी। समझ में आया? क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब देखो, एक तरफ माइक्रोब दिया गया है, एक तरफ उनका काम दिया गया है। अभी हम लोगों ने सारे माइक्रोब्स के बारे में 1 by 1 डिस्कस भी किया है, एक एक क्वेश्चन अटेंड भी किया है, और उसके बाद भी हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलानी है। तो बहुत सिंपल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारी चीज़ें आपको जल्दी से मिल जानी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 का। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस। सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस में देखो, एक तो ये तीसरे से मैच करवा रहे हैं, एक तो चौथे से मैच करवा रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, दूसरा लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है। ए का कौन सा सही है प्यारे बच्चों? थर्ड। तो ये ए और डी ये दोनों स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ए और डी ये दोनों स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मेनिस्कस परप्यूरियस। मेनिस्कस परप्यूरियस जो है वो किसको प्रोड्यूस करता है? मेनिस्कस परप्यूरियस देखो यार, एक तो इस बी को मैच कराया है पहले से, और दूसरा किससे मैच करा? देखो ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो ये पहला और चौथा ही देखेंगे। मेनिस्कस परप्यूरियस जो है प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, दूसरा दिया हुआ है। मेनिस्कस परप्यूरियस क्या प्रोड्यूस करता है? चौथा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले ही देखा था, मेनिस्कस परप्यूरियस स्टैटिन को प्रोड्यूस करता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 का कौन सा ऑप्शन निकाला? सी निकाला। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत सारे लोग इसका अप्रोच अलग तरीके से लगाते हैं, आप अपने तरीके से भी स्टेटमेंट को क्लियर कर सकते हो। तो ये जो आपको स्टेटमेंट मिला है 143 का कौन सा हो गया मैच द फॉलोइंग का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। 144 में दिया है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ माइक्रो प्लांट या एनिमल्स या फंजाई सबको प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भाई इसमें किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ टेक्नोलॉजी प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस फायदा होना चाहिए, इससे इकोसिस्टम का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में कह रहे हैं कि भाई 3 क्रिटिकल रीजन्स एंड एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। 3 क्रिटिकल रीजन जो है वो एरिया को बायोटेक्नोलॉजी के नीचे दिए गए हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। नेक्स्ट है भाई प्रोवाइडिंग द बेस्ट, ठीक है, लिखते हैं 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। पहला प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली प्योर एंजाइम मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। क्या ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या भाई? क्या ये क्वेश्चन पूरा नहीं है? इसके ऑप्शन ही नहीं दिए तो अभी इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। देखो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144 को ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 145 को ना
तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस 3 स्टेटमेंट के बाद जो चौथा स्टेटमेंट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो चौथा स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये होगा कि सर क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। तो ठीक है, ये चौथा हो गया, लिखा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। अब पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई ऑल, सारे सही हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना, डी ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड एंड फोर्थ सही हुए, ठीक है। अब तो कर सकते हैं क्वेश्चन, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी आर, देखो 3 क्रिटिकल एरिया कौन सा सही है। पहला रखें ना, प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट, ताकि अच्छे से अच्छे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सके। मल्टीपल ओवुलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ओवुलेशन को कराया जा सके और बहुत सारा ओवर ट्रांसफ़र किया जा सके। अब ये मैं बताऊं तो भाई देखो पहला तो सही है, पहला तो सही है, पर ये मल्टीपल ओवुलेशन बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल एरियाज में नहीं आता है। ये ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि अच्छी सी इंजीनियरिंग किया जा सके, अच्छी कैटलिस्ट को प्रोड्यूस किया जा सके और आखिर में जो कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डाउन स्ट्रीमिंग मतलब क्वालिटी टेस्टिंग के साथ साथ सभी को प्रोवाइड करवाना भी सही से होना चाहिए। तो पहला, तीसरा और चौथा तो सही है, पहला, तीसरा और चौथा तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है, पर बाकी ऑप्शन सही नहीं है। ये मल्टीपल ओवुलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सही नहीं है, ठीक है। अब ये मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर होता है, MOET का फुल फॉर्म। चलो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। अब क्वेश्चन नंबर 146 करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट विथ BT जीन इज रेजिस्टेंट टू, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट जो है वो BT जीन के साथ वो किस चीज़ को रेजिस्टेंट करते हैं। 146 का कौन सा आंसर होना चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है। तो एक तो है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म। चलो और ढूंढते हैं भाई जो आप क्या कर रहे हो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट है ना, ये किसको किसको प्रोड्यूस करते हैं। देखो एक तो कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है, दिया हुआ है कॉटन बॉल वॉर्म, कॉर्न बोरर वगैरह को क्या कर सकते हैं, खराब करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये राउंड वॉर्म दिया, ये सही नहीं है, हॉर्न वॉर्म ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए ए, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट है वो किसको इम्प्रूव करता है, वो किसको इम्प्रूव करता है। अरे यार अगर ये कॉटन दिया होता तब तो ये बॉल वॉर्म सही होता, पर कॉटन नहीं दिया हुआ है तो ये सही नहीं होगा। अब इस केस में जब टोबैको के केस में होता है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, हॉर्न वॉर्म। क्या सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, हॉर्न वॉर्म। ये ध्यान रखना, ये याद कर लेना है, अलग से थोड़ा NCERT से हटके पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रख लेना है, ठीक है। बस इसको याद करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। अगर ये कॉटन में दिया होता तो फिर मैं बोलता बॉल वॉर्म सही है, फिर कॉटन नहीं दिया हुआ है, टोबैको दिया हुआ है तो हॉर्न वॉर्म सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में कह रहा है व्हेन DNA इज ट्रांसक्राइब इनटू mRNA, DNA जब mRNA में ट्रांसक्राइब होता है यूजुअली द mRNA रिमेन सिंगल स्ट्रैंडेड। अब mRNA तो एक ही स्ट्रैंड में रहता है, बट इन सम केस एक mRNA जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जब एक mRNA प्रोड्यूस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस RNA। क्या बोलते हैं, सेंस mRNA। जब इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस हो जाए तो इसको काम करने नहीं देता है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं एंटी सेंस mRNA। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एंटी सेंस mRNA। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो यार ABC में से कुछ भी हो सकता है, D नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड। ये अकॉर्डिंग टू दिस एक RNA रहेगा तभी एक्सप्रेस होगा। 2 RNA जब साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेते हैं जो कभी एक्सप्रेस नहीं होते हैं। सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा 147 का ए। क्लियर हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148।
एंटीसेंस आरएनए इज, एंटीसेंस आरएनए जो है वो क्या काम करता है? एंटीसेंस आरएनए दैट मेक अपोजिट सेंस, जो एक अपोजिट दूसरा एक्सप्रेशन देता है। आरएनए दैट इन्वेस्टिगेटर फाइंड कंफ्यूजिंग, जो पता नहीं चलता कि क्या करने वाला है। एक नॉन कोडिंग डीएनए मॉलिक्यूल को कहते हैं, या आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सर्टेन एमआरएनए। अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया कि जो कुछ आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाते हैं उनको हम लोग एंटीसेंस आरएनए कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 148 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए आई इज स्टैंड फॉर, आरएनए आई, देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है तो मैं बता दूं, ये होता है आरएनए आई, है ना, इज स्टैंड फॉर। आरएनए आई जो है वो किसके लिए दिया गया? देखो आरएनए आई का मतलब होता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए आई का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? आरएनए इंटरफेरेंस। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रोकते हैं। जैसे जब भी कभी टोबैको में, है ना, निमेटोड का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस के हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, इसको रोकते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ आरएनए आई, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एट प्रेजेंट, ठीक है, कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स अवेलेबल हैं हमारे पास? फिलहाल देखो अगर मैं बताऊं तो 30 रिकॉम्बिनेशन थेरेपेटिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इन इंडिया इसमें से कितने मार्केटिंग किए जा रहे हैं? 12 के मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, 150 का कौन सा हो जाएगा? ये भी जनरल नॉलेज जैसा पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। द फर्स्ट ह्यूमन ड्रग मेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज, सबसे पहले ह्यूमन ड्रग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया था वो कौन सा है? इंसुलिन। वो कौन सा है प्यारे बच्चों? इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन? कौन सा ऐसा पेप्टाइड चेन है जो रिमूव कर दिया जाता है मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन और इंसुलिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, है ना? तो भाई ए और बी जो है वो मैच्योर इंसुलिन में होता है, सी पेप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है। कौन रिमूव कर दिया जाता है प्यारे बच्चों? सी पेप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 153। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस को जो ए और बी के अकॉर्डिंग क्या करता है? आरएनए बनाता है, और इसी तरीके से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया है। देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, और ई कोलाई को बनाया और इसको एक्सट्रैक्ट किया ना। चेन ए एंड बी वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, और अलग अलग क्या करेंगे? बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन करते समय दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड होने चाहिए? तो ए और बी जो होता है इंसुलिन का, ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर सही से याद होगा तो आसानी से इसके बारे में भी आप जान जाओगे कि ए और बी के बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कई बार इसके ऑप्शन में डाइसल्फाइड ब्रिज दिया होता है तो आपको डाइसल्फाइड लिंकेज दिखे, डाइसल्फाइड ब्रिज दिखे, डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखे, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। दिखा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग परकॉइन इंसुलिन? अब ये जो परकॉइन इंसुलिन है ना, देखो 2 तरीके का इंसुलिन पहले प्रोड्यूस करते थे हम लोग। एक बोवाइन इंसुलिन है ना, जो कैटल से प्रोड्यूस करते थे, मतलब जैसे गाय भैंस से प्रोड्यूस करते थे। दूसरा परकॉइन इंसुलिन, परकॉइन इंसुलिन जो किससे प्रोड्यूस करते हैं? पिग से प्रोड्यूस करते हैं ना। ठीक है, इन डायबिटिक पेशेंट। अब डायबिटिक पेशेंट में इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता था, सबको शूट नहीं करता था। क्या करता था? सबको शूट नहीं करता था। किसी को परकॉइन इंसुलिन शूट करता था, किसी को बोवाइन इंसुलिन शूट करता था, और किसी को दोनों ही शूट नहीं करता था। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स को क्या होता था? नुकसान होता था। तो ऐसे में एलर्जिक रिएक्शंस आती थी और ये नुकसान कर जाता था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया प्यारे बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। व्हाई इंसुलिन नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली टू डायबिटिक पेशेंट? इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट में क्यों ओरली नहीं दिया जाता है? अब ओरली नहीं दिए जाने के पीछे देखो क्या है कि भाई, या तो क्या हो सकता है कि इंसुलिन जो है बहुत कड़वा आता होगा, सब लोग नहीं खाते होंगे, तो ये रीजन एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि दवाइयां अक्सर कड़वी ही होती हैं, लोगों का ऐसा मानना है।
दूसरा क्या है, इंसुलिन एक पेप्टाइड है, तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रोटीन है, तुरंत क्या हो जाएगा, पेट में जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, इसीलिए क्या करता है, इसीलिए इसको ओरली क्या हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, मोस्टली इसको इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता था। पहले इसका इंजेक्शन जो है वो नाभि में लगाए जाते थे, अब इसके इंजेक्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। एक 4 साल की बच्ची थी, उसमें एक डेफिशिएंसी थी एडेनोसिन डीएमिनेज नाम की। इसमें किसकी डेफिशिएंसी थी, एडीए की डेफिशिएंसी थी, जिसके लिए उसको ट्रीट किया गया था। क्लियर हो गया। अब यार देखो, एक एक चीजों के मैं अगर वो दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ए और बी जीन जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस किया गया है। दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो लगाए गए हैं। ये देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं देखो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब जीन थेरेपी यहाँ पे दिया भी हुआ है कि भाई 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी, है ना। अब ये याद रख लो, एनसीईआरटी में भी देख लो, यहाँ से भी याद रख लो। ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज क्या काम करता है, आप इसका अगर कमेंट में आंसर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। सबको पता होना चाहिए क्योंकि अभी नीट का एग्जाम नहीं हुआ है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तब आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। Which of the following could be permanent cure for treatment of severe combined immunodeficiency? कौन सा ऐसा है जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के लिए परमानेंट क्योर हो सकता है। अब ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जिसमें जीन में गड़बड़ी है, उसके लिए एकदम से ठीक करने का कौन सा सही इलाज है। तो भाई देखो, सही इलाज तो है जीन थेरेपी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात किया था, सही इलाज क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अगर आपने करा दिया अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, मतलब समय से पहले, जब बच्चा पैदा हुआ तभी, उससे पहले माँ के पेट में, तभी बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज ये कोई परमानेंट क्योर नहीं होगा। बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें चीजों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। विच टेक्निक would you expect to be completely curative in SCID? फिर से वही है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा ऐसा है कि वो हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। अब मैंने कहा कि जीन थेरेपी होनी चाहिए, एंजाइम रिप्लेसमेंट भी टेम्परेरी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी टेम्परेरी है। जीन थेरेपी होनी चाहिए पर एडल्ट स्टेज में नहीं। कब होनी चाहिए प्यारे बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो कब होनी चाहिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साइलेंसिंग ऑफ mRNA molecule in order to control the production of harmful protein has been used in protection of plant from। भाई साइलेंसिंग ऑफ mRNA या RNA इंटरफेरेंस का प्रयोग हम लोगों ने टोबैको प्लांट में निमेटोड्स के खिलाफ यूज करते हुए हमने देखा था, है ना। तो निमेटोड्स इसका आंसर होगा। Which of the following technique serve the purpose of early diagnosis? जल्दी डायग्नोसिस के लिए ना कौन सी टेक्निक सही होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर किसी चीज का जल्दी डायग्नोसिस करना है, पहले क्या करते थे हम लोग, कन्वेंशनल मेथड करते थे, है ना। अब देखो ये 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया, 2023-22 में भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। कौन सा ऐसा टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा है एलाइजा, चौथा प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा सही होगा, ए। ठीक है, चौथा छोड़ के कन्वेंशनल मेथड में जल्दी डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। बहुत देर बाद क्या कर सकते हैं, अगर डायग्नोसिस आप करेंगे काफी समय बाद, तभी आपको इसका एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो बाद में रिजल्ट में क्या होती है, उसमें कंट्रोवर्सी होती है। तो 160 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए, है ना। अब ये देखोगे, अगर इसको भी ढूंढोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा अर्ली डायग्नोसिस वाली पॉइंट में, मेडिकल में जब आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अर्ली डिटेक्शन कब पॉसिबल है, जब आप क्या कराओगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन? कौन सा ऐसा इसमें से टेक्निक है जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब होता है कि यार देखो, कभी भी आप किसी सैंपल को ना ऐसी जगह पे रखोगे जिसमें एंटीबॉडी होगी,
है ना, जिसमें एंटीजन होगा। अगर आपके बॉडी में से जो सैंपल लिया गया उसमें एंटीबॉडी बन रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में क्या होगी, डिजीज होगी। अब ये किसमें प्रयोग किया जाता है, एलाइजा में। एलाइजा फिलहाल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया एलाइजा और पीसीआर किसके लिए, जब आप कोविड की लिए देख रहे थे तब। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े, ठीक है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 162 विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, कौन सा ऐसा है जो काम नहीं करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें से कौन सा काम नहीं करता है तो भाई देखो आरएनएज ये डिफेक्टिव नहीं होता है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी किसमें होती है, एडीए में होती है। ये जब हमने क्या पढ़ा था, जीन थेरेपी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि एडीए में डिफेक्टिव कौन होता है। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इज कॉमन टू ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा मेथड है जो लगभग सभी में कॉमन होता है। सेलुलर, देखो इसमें लिखा ना सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस का मतलब क्या होता है, सेलुलर डिफेंस का मतलब होता है कि फिर एक पर्टिकुलर सेल में ही अगर कोई इंट्रोड्यूस हो जाए तो आप कैसे रोक सकते हैं, तो इसका आंसर है आरएनए इंटरफेरेंस। इसका क्या आंसर है प्यारे बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस। और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग्स, शीप, काउ, फिश, इन सब में सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल देखो अब यहाँ पे रैट भी है और माइस भी है। तो अगर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, माइस हैं, ठीक है। और इसको डायरेक्टली याद करना है, फिर वैसे ही है, डायरेक्टली याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर कितना भी कोशिश कर लो, तुक्का बैठाओगे तो गलती करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक प्रोटीन प्रोडक्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर टू ट्रीट एम्फाइसेमा, कौन सा ऐसा ट्रांसजेनिक प्रोटीन है ना जो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा, जो एम्फाइसेमा को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। एम्फाइसेमा को ट्रीट कर रहा है अल्फा 1 ट्रिप्सिन, ठीक है। अब यार वापस से आओ ढूंढो एम्फाइसेमा को ट्रीट कौन कर रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, ये तो 95% वाला है, देखो यहाँ पे लिखा है माइस, है ना। एम्फाइसेमा को ट्रीट करने वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यार थोड़ा सा और आगे आने पड़ेगा। एम्फाइसेमा को ट्रीट कर रहा है कौन था, अल्फा 1 ट्रिप्सिन। यहाँ पे लिखा है अ पर्टिकुलर सच एज ह्यूमन प्रोटीन टू ट्रीट यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा 1 ट्रिप्सिन। यहाँ से देख लेना आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 166 रोजी वाज प्रोड्यूस्ड इन, रोजी जो है वो किस साल में प्रोड्यूस की गई थी। रोजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रोजी एक ट्रांसजेनिक काऊ है, रोजी एक ट्रांसजेनिक काऊ है ना, जो प्रोड्यूस की गई थी कौन से साल में, 1997 में। कौन से साल में प्रोड्यूस की गई थी, 1997 में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दिखाया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 167 जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। इसमें से किसके ऊपर इसका प्रयोग किया गया था, पोलियो वैक्सीन का किसके ऊपर प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा आया भी हुआ है। अगर आप ढूंढोगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ट्रांसजेनिक माइस, ठीक है। और याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कहीं पे कि भाई जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट करते हैं ना, देखो लिखा है सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर पोलियो वैक्सीन में किसी भी बैच का सेफ्टी टेस्टिंग फेल हो जाता है तो वो कभी भी मार्केट में लेके आया नहीं जाता है ना, सभी बैच के टेस्टिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया, कितने ऐसे वेराइटीज़ हैं जिसकी जो कितनी ऐसे राइस की वेराइटीज़ हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। अभी इसके बारे में बात करोगे तो ये भी आपको इसी में मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में मिल जाएगा, है ना। करीब करीब कितनी वेराइटीज़ मिल जाएंगी आपको, 2 लाख वेराइटीज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। तो भाई जब हम एथिकल इश्यूज़ में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई इंडिया में कितने 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़, इसके पहले ही लिखा हुआ है कि करीब करीब कितने 2 लाख वेराइटीज़ किसमें है, इंडिया में अकेले ही प्रोड्यूस होते हैं, किसके, राइस के। समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, विच ऑफ द इंडियन प्लांट हैव आइदर बीन
प्लांटेड और अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू पेटेंट बाय देम इन वेस्टर्न नेशन, जो कॉमर्शियल यूज होता है इसमें से बासमती राइस है ना। देखो यार, तो अगर बात करें ट्राई किस पे किया गया है, तो भाई सभी पे ट्राई किया गया है, ट्राई तो सभी पे किया गया है। बासमती राइस का पेटेंट इन्होंने ले लिया है, ठीक है, बासमती राइस का पेटेंट इन्होंने ले लिया है। अब उस पे क्या करते हैं ये लोग, अपना कंट्रोल रखते हैं कि बासमती राइस का प्राइस क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना मार्केट में आएगा नहीं आएगा, ये सब उसका ध्यान रखते हैं और उसकी प्रॉपर इनके पास पैसा जाता है। समझ में आया? है तो इंडिया का, पर इसका पैसा कौन ले रहा है? वेस्टर्न कंपनीज ले रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ले रही हैं, ये बड़ा नुकसान हो जाता है। बायोपायरेसी जो है, बायोपायरेसी का मतलब होता है, देखो पायरेसी का मतलब होता है चोरी। जब किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स की चोरी कहीं पे किसी जगह से की जाती है तो वो किसकी की जा सकती है? बायोपायरेसी में ट्रेडिशनल नॉलेज की भी चोरी की जाती है, बायोमोलिक्यूल्स और रिगार्डिंग बायो रिसोर्स की भी चोरी की जाती है ना। तो इस तरीके से सभी की चोरी क्या आती है इसमें, बायोपायरेसी में आती है। ट्रेडिशनल नॉलेज से लेके बायो रिसोर्सेज तक सब चीज़ में। अब एक बायोपायरेसी से रिलेटेड एक मूवी बनी है पुष्पा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ हाई। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है ना, इसीलिए इसको गोल्डन राइस भी कहते थे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें अगर विटामिन ए की आवश्यकता होती है तो उनमें हम लोग गोल्डन राइस को क्या कर सकते हैं, उनको गोल्डन राइस को कहते हैं कि गोल्डन राइस उनको खिलाइए तो विटामिन ए की कमी इनकी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी या फिर आगे और कमी नहीं होने पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक का मॉडिफिकेशन है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, क्रॉप को अबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंट बनाता है। रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी घटाता है। एफिशिएंसी बढ़ाता है ताकि अगर 4 ग्राम मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग कर सके। इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सब की सब क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जब आप पढ़ोगे है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत में ही आपको दिया होगा एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आपको ये सारा के सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे कि ये क्यों किया जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट्स में, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखो यहाँ से 1 2 3 4 सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विथ विटामिन ए। कौन सा ऐसा फूड है कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो रहा है तो आप उनको खिला सकते हो। थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी गोल्डन राइस, क्योंकि इसमें विटामिन ए की क्या होती है, इसमें विटामिन ए का अमाउंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, जिसके जीन जो है वो क्या किए गए, बदल दिए गए, उनको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। जिनका जीन बदला गया है उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसमें कोई नया जीन इंट्रोड्यूस किया गया है उसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। तो थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक एनिमल में एक हल्का सा डिफरेंस है, तो यहाँ से आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 175। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस पे जो प्रोटीन बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस या बीटी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई जो बीटी के द्वारा प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है उससे लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स तीनों की ही डेथ हो जाती है। अब आपको लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स और कोलियोप्टेरन्स के एग्जाम्पल याद रखने होते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स अब जो है रिसेंट टाइम पे ज़्यादा पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे भी हैं पिछले समय पे, तो इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। समझ में आया? क्लियर हुआ? और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 176। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। बीटी टॉक्सिन की जीन जो है वो बैक्टीरिया से कोड की जाती है। कह रहे हैं बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम्ड क्राई। बीटी टॉक्सिन जो जीन है, बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है वो क्राई नाम की जीन से प्रोड्यूस होती है। अच्छा चलो देखते हैं। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। बीटी जो है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये क्या करेंगे, इस तरीके के प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाते रहेंगे। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। देखो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई। क्राई के कई सारे नाम हैं,
ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्राई प्रोड्यूस किया जाता है, क्राई फर्स्ट और क्राई सेकेंड। उसके अलावा भी इसके नाम बहुत सारे हैं। बेसिलस thuringiensis जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा भी था, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी, इनकरेक्ट है वो, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 177, विच एंजाइम इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। देखो अगर इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात करें तो इम्यून सिस्टम के लिए एडिनोसिन डीएमिनेज काम करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए प्यारे बच्चों, एडिनोसिन डीएमिनेज काम करना चाहिए। तो इसको वैसे ही आप लोग याद रखेंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 177 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ कंट्रीज कंसर्न कॉल्ड। अगर किसी भी जगह का बायो रिसोर्स अगर आप यूज कर रहे हैं बिना उनके आज्ञा के, बिना उनके प्रॉपर पेपर वर्क के, तो आप क्या कर रहे हैं, बायो पायरेसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बायो पायरेसी कर रहे हैं। जैसा कि पुष्पा करते थे भाई, पुष्पा क्या करते थे, लकड़ी चोरी कर लेते थे, है ना, सही जगह से नहीं, उल्टी सीधी जगह से। ह्यूमुलिन क्या है, ह्यूमुलिन भाई एक तरीके का ह्यूमन इंसुलिन है ना, जो एंटी डायबिटिक यानी डायबिटीज से बचने का काम करता है। एंटीबायोटिक तो नहीं है ना, ये एंटी फंगल भी नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, ठीक है। याद रखोगे भाई, ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमुलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट, अब ध्यान से समझो कि कौन सा गवर्नमेंट जो है वो देखो, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी है जो किसी के भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, चाहे उसकी रिसर्च के बारे में बात हो, चाहे उसकी सेफ्टी के बारे में बात हो, देखती है। अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस पे कोई रेगुलेशंस नहीं लगाए जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कोविड में भी ऐसा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी प्रैक्टिकल का ही नतीजा था कि कुछ उल्टा सीधा बन गया और बाद में लोगों को झेलना पड़ा। आखिर बहुत बड़ा एक तरीके से क्या हुआ, बहुत बड़ा पैथोजन का पूरा चारों तरफ जो फैलना हो गया ना, इससे बहुत नुकसान हुआ है, सभी कंट्रीज का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन तो आप सभी ने झेला होगा। लास्ट क्वेश्चन है तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये कौन करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। देखो ये नहीं लिखा होगा तो GEAC लिखा होगा, ये करता है, ठीक है। अब GEAC के बारे में बात करें, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करता है कि अगर किसी के जेनेटिक मॉडिफिकेशन में भी किसी का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा है तो उसमें कितनी कमी है, कहाँ तक कमी है, अगर उसको कुछ गड़बड़ी होती है तो कैसे सही करेंगे आप, अगर उसके मान लो फेलियर हो जाता है तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो यहाँ से आपका ये बायोलॉजी का सोल्यूशन आज से हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अगले टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। हाँ, ये है कि तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए, ठीक है। टेक केयर।